गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी में हम पिछली कुछ कक्षाओं में पवनों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कई सारी पवनें पढ़ी थी। अलग अलग प्रकार की पवनें हमने देखी थी, और स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें और तमाम तरीके की पवनें देखी थी। आज हम तापमान को वापस लेके आते हैं, और तापमान में एक टॉपिक और है जिसको कहते हैं तापमान विलोमता। क्या कहते हैं हम? तापमान विलोमता। हम पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा तापमान विलोमता। क्या पढ़ेंगे आज? तापमान विलोमता। देखिए, विलोमता आपको इस शब्द से ही सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने तापमान को पढ़ा था, सूर्य ताप को पढ़ा था ना। तो हमने ये देखा था सामान्यतः होता क्या है कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। प्रति 165 मीटर ये तापमान के घटने की दर होती है। प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ये हमने देखा था, पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि तापमान ऊंचाई पर जाने पर घटने की बजाय बढ़ेगा। ठीक है। और हमने एक चीज और देखा था कि सामान्यतः, ये तो ऊंचाई पर जाने पर है मामला, और सामान्यतः 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, यहां पर घटता है। तो ये भी हमने देखा था। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसके जस्ट उल्टा होने वाला है, यानी कि तापमान घटने की जगह ऊपर जाने पर बढ़ेगा, नीचे जाने पर बढ़ने की बजाय घटेगा। ऐसा कैसे संभव है गुरुजी? ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे अब आज की इस क्लास में हम, कि तापमान विलोमता से क्या तात्पर्य है, तापमान विलोमता क्या होती है, क्यों नहीं होती, कैसे होती है, इसके बारे में आज के इस कक्षा में हम पढ़ने वाले। तो देखिए, तापमान विलोमता सामान्यतः ऊंचाई पर जाने पर, सामान्यतः ऊंचाई पर जाने से तापमान में तापमान घटता है, एवं नीची जगह यानी कि ऊपर से, ऊंचाई से नीचे आने पर तापमान बढ़ने लगता है। ऊंचाई पर जाने पर तापमान के घटने की दर, तापमान के घटने की दर 165 मीटर पर 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री सेल्सियस होती है। यानी कि ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, जबकि धरातल से नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। लेकिन
ऊंचाई पर जाने से तापमान बढ़े, तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगे एवं नीचे आने पर बढ़ने की बजाय घटने लगे। इस स्थिति को तापमान विलोमता के नाम से जाना जाता है। तापमान विलोमता के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपके। अगर ऊंचाई पर जाने में तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगे, उल्टा सामान्यतः जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, देखिए इसका उदाहरण दिया जाता है। आपने हिमालय पर्वत देखा है ना? हिमालय पर्वत देखा नहीं होगा, सुना होगा उसके बारे में। हिमालय पर्वत के ऊंचाई पर जाने पर काफ़ी सारे ग्लेशियर्स है, ये तो हमने सुन रखा है। तो काफ़ी सारे ग्लेशियर से वहाँ से नदियाँ निकलती है। अब ग्लेशियर का मतलब क्या है? पानी के बने हुए बर्फीले स्थान है वो। अब क्यों है बर्फीले? क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है और वो बहुत ज़्यादा ऊंचे, तापमान शून्य से भी नीचे पहुँच जाता है, तो वहाँ क्या हो जाता है? बर्फ जम जाती है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वहाँ पर तापमान कम होता जाएगा, और अगर तापमान कम होता है तो ये तो सामान्य ताप पतन दर होती है, लेकिन इसको सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। लेकिन अगर ऊपर जाने पर तापमान घटने की बजाय बढ़ने लग जाए उल्टा, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं तापमान की विलोमता। क्या कहते हैं? तापमान की विलोमता। जस्ट उल्टा हो जाता है मामला। और ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं हम, धरातल के अंदर की तरफ जाते हैं, तो सामान्यतः क्या पाते हैं हम कि तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर की ताप और दाब की वजह से तापमान बढ़ता है। ये दर कितनी होती है? 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। लेकिन अगर नीचे जाने पर तापमान घटने लगे तो इसको कहेंगे तापमान की विलोमता। वही हम पढ़ रहे हैं। अब ये तापमान की विलोमता जो होती है 3 प्रकार की होती है, तीनों प्रकारों को देखेंगे हम। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हम देखेंगे तापमान किस तरीके से विलोमता तो हो गई तापमान की। अब तापमान किन किन आधारों पर, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तापमान किन किन कारणों से बढ़ता है घटता है, उन चीज़ों को अब हम देखेंगे। ठीक है, चलिए बैठा देता हूं मैं इसको। देखिए तापमान के बढ़ने और घटने के, ये जो तापमान विलोमता है ये 3 कारणों से होती है। उन 3 कारणों को देखेंगे अभी हम। देखिए कोई भी चीज़ आए हमको डायग्रामेटिकली तरीके से बनाना है ताकि आकर्षक लगे अगले एग्जामिनर को। तो तापमान विलोमता के कारक, तापमान विलोमता के कारक। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, तापमान विलोमता। ठीक है, इस तरीके से एक त्रिभुज बना देंगे आकर्षक बनाने के लिए इसको। ठीक है, और त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज इस तरीके से बना देंगे, फिर एक त्रिभुज इधर। अब इसके 3 कारक है तो इसलिए मैंने त्रिभुज बनाया है।
4 कारक है तो चतुर्भुज बना देता। अच्छा लगा। अब देखिए तीनों कारक को लिख देंगे। एक तो है पर्वतीय और घाटी समीर, इसको कैटाबेटिक और एनाबेटिक पवन भी कहते हैं। अभी समझेंगे कैटाबेटिक और एनाबेटिक क्या है। धरातलीय तापमान विलोमता, पर्वतीय घाटी समीर, धरातलीय तापमान विलोमता, और तीसरा है वाताग्री तापमान विलोमता। अब वाताग्र क्या होता है वो भी अभी हम देखेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे वाताग्र। वाताग्र पहले समझ लीजिए, ये तो आपने पढ़ लिया है, ये भी आपने पढ़ लिया है। ये तो वाताग्र को समझ लीजिए। वाताग्र किसे कहते हैं? फ्रंट अंग्रेजी में कहते हैं इसको। देखिए सामान्यतः क्या होता है, गर्म वायु राशि होती है, ठंडी वायु राशि होती है, 2 प्रकार की वायु राशियाँ होती है। तो जब गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि के संपर्क में आती है, दोनों विपरीत स्वभाव वाली है। एक तो गर्म है जो ऊपर जाने की कोशिश करती है हमेशा, एक ठंडी है जो नीचे जाने की कोशिश करती है। ठंडी चूंकि भारी होती है, गर्म चूंकि हल्की होती है। अब जब गर्म और ठंडी वायु राशि दोनों आने की कोशिश करती है एक दूसरे की तरफ, इसी से चक्रवात बनते हैं। चक्रवात अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है। वाताग्र पहले पढ़ेंगे, वाताग्र के बाद चक्रवातों को भी पढ़ेंगे हम। देखिए इधर से ठंडी वायु राशि आई, इधर से गर्म वायु राशि आई। जब दोनों वायु राशि एक दूसरे के संपर्क में आती है तो संपर्क में आ नहीं पाती, क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग है। एक तो गर्म आदमी है और एक ठंडा आदमी है, दोनों को जब एक साथ मिलाया जाएगा तो उनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। तो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आती है तो जिसकी गति तेज होती है वो बाजी मार जाती है। अगर ठंडी वायु राशि तेज गति से आ रही है तो वो गर्म वायु राशि के नीचे चली जाएगी, और अगर गर्म वायु राशि तेज गति से आ रही है तो वो ठंडी वायु राशि के ऊपर चली जाएगी। बात समझ में आई? नहीं आई? देखो यहां देखते हैं, ये मान लीजिए अबे चल जा, ये लीजिए, ये हमारी गर्म वायु राशि है, ये हमारी ठंडी वायु राशि, ठीक है। अब दोनों के स्वभाव अलग है, दोनों अलग अलग मिजाज की है। दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में आती है तो क्या होता है, हमेशा गर्म वायु राशि ऊपर चली जाएगी, ठीक है। चाहे चाकू को, मालूम है ना आपको, खरबूजे के ऊपर रखो या खरबूजे को चाकू के ऊपर, हमेशा कटेगा खरबूजा ही। वही मामला है यहाँ पर भी, चाहे गर्म वायु राशि तेज गति से आए या फिर ठंडी वायु राशि तेज गति से आए, ऊपर कौन जाएगी? ऊपर हमेशा गर्म वायु राशि जाएगी, क्योंकि गर्म वायु राशि हल्की होती है, साइड में से भी निकल जाएगी ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है, मान लीजिए ये तेज गति से आई तो तेज गति से ये आएगी गर्म वायु राशि, तो ये ऊपर चली जाएगी इस तरीके से, और ठंडी वायु राशि इसके नीचे चली जाएगी। बीच का ये जो क्षेत्र बनता है, ये जो बीच वाला जो क्षेत्र बनता है, इसी बीच वाले क्षेत्र को वाताग्र कहा जाता है। बात समझ में आ गई? इस बीच वाले क्षेत्र को ही वाताग्र कहा जाता है। और अगर ये तेज गति से ठंडी वायु राशि आए तो तेज गति से ये नीचे चली जाएगी और ये इसके ऊपर चली जाएगी। इसके बीच में भी जो क्षेत्र बनेगा उसको भी वाताग्र कहेंगे। अगर यहाँ पर गर्म वायु राशि तेज गति से आई है तो इसको उष्ण वाताग्र कह देंगे। यहाँ शीत वायु राशि, ठंडी वायु राशि तेज गति से आई है तो इसको शीत वाताग्र कह देंगे। सिंपल है मेथड, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताऊंगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। किताबों से पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा समझना, यहाँ बताऊंगा तो आसान हो जाएगा, ठीक है। टीचर इसीलिए होते हैं समझाने के लिए। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वाताग्र किसको बोलते हैं? जब दो भिन्न भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ, जिनकी जो गुणवत्ता अलग होती है, जिनकी पहचान अलग होती है, जिनमें तापमान का क्रम भी अलग अलग पाया जाता है, जब एक दूसरे के संपर्क में आती है तो आ नहीं पाती। जो तेज गति वाली होती है वो अपने स्थान पर चली जाती है, गर्म होगी तो ऊपर चली जाएगी, ठंडी होगी तो नीचे चली जाएगी। अगर गर्म वायु राशि तेज गति से आई तो उसको उष्ण वाताग्र कहेंगे, ठंडी वायु राशि तेज गति से आएगी तो शीत वाताग्र कहेंगे। बनेगा दोनों एक जैसा ही, ठीक है। और तेज चलेगी ये तो घूम करके वापस इधर की तरफ ही आएगी, ये ऊपर जा करके। देखिए ये गर्म वायु राशि गई ऊपर और ठंडी वायु राशि गई नीचे, तो ये ऊपर जाएगी। ऊपर चूंकि फिर ठंडी हवा मिलेगी इसको,
ऊपर कितनी जाएगी, ऊपर तो ठंडे ना, ठंडी होकर के वापस नीचे आएगी, ये नीचे जाएगी तो वापस गर्म होकर के इस तरीके से यहाँ पर, यहाँ ये एक दूसरे के चक्कर काटती रहेगी, 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 काटती रहेगी। इस तरीके से एक दूसरे के पीछे पड़ जाएगी ये, और एक दूसरे के पीछे पड़ते 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 क्या हो जाएगा, चक्रवातों का निर्माण हो जाएगा। चक्रवाती पवनें ऐसी ही होती है, ठीक है। पढ़ेंगे हम उसको भी, चक्रवात को भी। फिलहाल हम ये देख रहे थे तापमान की विलोमता। तो देखिए तापमान की विलोमता कैसे होती है उसको समझ लीजिए। हाँ, तापमान की विलोमता देखिए, पहले हम समझते हैं, ये डायग्राम आप बना लेना। पहले हम समझते हैं पर्वतीय और घाटी समीर के मामले में तापमान की विलोमता कैसे होती है, फिर धरातलीय के संदर्भ में समझेंगे। देखिए पर्वतीय और घाटी समीर पढ़ा था हमने। पर्वतीय और घाटी समीर को हमने पढ़ा था ना भाई। तो देखिए पर्वतीय और घाटी समीर के संदर्भ में क्या होता है कि दिन के समय, तो समझने की कोशिश करना, दिन के समय, दिन के समय से पहले रात के समय ले लो, ठीक है। दिन में तो ज्यादा धूप रहती है, रात के समय पर्वतीय क्षेत्र, रात के समय क्या होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वो पर्वतीय क्षेत्र सूर्य की किरणों के कारण, किसके कारण, सूर्य की किरणों कह दो, विकिरणों कह दो के कारण क्या हो जाते हैं, अत्यधिक ठंडे हो जाए। रात को कौन सा सूरज उग रहा है भाई, रात के समय पर्वतीय क्षेत्र अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं। अत्यधिक क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। जबकि अब ये रात के समय सर्दी की रात लिख लो या शरद ऋतु की रात, ठीक है। सर्दी की रातें बहुत ठंडी होती है ना, कड़ाकेदार सर्दी पड़ती है, तो जो ज़्यादा ऊपर होगा वो तो बिल्कुल मामला उसका गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी उसको, ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्र भी इसी तरीके से ठंडे हो जाते हैं। जबकि घाटी, नीचे वाले जो क्षेत्र होते हैं, आप देखना सर्दियों के दिनों में अगर आपके 2 या 3 मंजिला मकान है तो आप सबसे ऊपर वाले कमरे में जाना, जो आपके ऊपर वाला कमरा है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। नीचे वाले कमरे में आना, आपको गर्मी का एहसास होगा, उसमें आपको उसके मुकाबले कम ठंड लगेगी। होता है ना ऐसा, वही मामला है यहाँ भी, समझने की कोशिश करना, बस समझने वाली बात है। जबकि घाटी में तापमान अधिक रहता है। अब चूंकि ऊपरी क्षेत्र ठंडे हो जाते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों में वायुदाब अधिक बन जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में वायुदाब अधिक और क्या होता है, घाटी में वायुदाब कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप अब ऊपर कैसा है मामला, ठंडा, तो ठंडी वायु राशि नीचे उतरेगी। क्या उतरेगी, ठंडी वायु राशि जो है नीचे उतरेगी। परिणाम स्वरूप ठंडी वायु राशि नीचे उतरती है, ठंडी वायु राशि नीचे उतरती है। अब ये किसी भी कारण उतरे, चाहे इसके कारण उतरे, चाहे किसी भी कारण से नीचे उतरे, ये ठंडी वायु राशि नीचे उतरेगी, ठीक है। ठंडी वायु राशि पर्वतों से घाटी की तरफ नीचे उतरेगी। तो ठंडी वायु राशि जब नीचे उतरती है, चाहे गुरुत्वाकर्षण के कारण कह दीजिए, ठंडी वायु राशि भारी होती है, इस वजह से गुरुत्वाकर्षण के कुछ किताबों में गुरुत्वाकर्षण भी दिया हुआ है, इस वजह से कह रहा हूँ मैं आपको। तो ठंडी वायु राशि जब नीचे उतरेगी तो नीचे का तापमान ठंडा करेगी, नहीं करेगी, ऊपर से नीचे की तरफ ठंडी वायु राशि आती है तो ठंड ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही है। जबकि सामान्य क्या होता है, सामान्यतः ऊपर से नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है, लेकिन यह सामान्य तो ऊपर से नीचे जाएगी ठंडी वायु राशि तो नीचे का तापमान बढ़ा देगी। नीचे का तापमान क्या कर देगी, बढ़ा देगी। इसी कंडीशन को तापमान की विलोमता कहते हैं। बात समझ में आ गई।
तो घाटी का तापमान भी कम हो जाता है। और इसी स्थिति को या इन पवनों को, पहले तो ये लिख लीजिए, इन पवनों को जो ऊपर से नीचे चलती है, इन पवनों को जो पर्वतीय क्षेत्रों से, पर्वतीय ढालों से नीचे उतरती है, एनाबैटिक पवन कहा जाता है। एनाबैटिक पवन कहा जाता है। और इसी स्थिति को क्या कहा जाता है? और इसी स्थिति को क्या कहा जाता है? इसी स्थिति कहते हैं तापमान की विलोमता कहा जाता है। इसी स्थिति क्या कहते हैं? तापमान की विलोमता कहते हैं। अब इसको उतार लीजिए आप, फिर मैं इसका चित्र बनाऊंगा कैसे तापमान की विलोमता। और ये फटाफट से आप उतार लीजिए, आपके पास 3 मिनट है उतारने के लिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट ना लीजिए, आप उतार लीजिए इसको, आराम से उतारो, बैठे बैठे, कोई दिक्कत ना है। हो गया ये? चलिए इसके बाद देखते हैं हम इसकी प्रक्रिया किस तरीके से। आ गया ना बात समझ में? तो आ गई होगी आपके। अब देखते हैं किस तरीके से होती है पर्वतीय और घाटी समीर में तापमान की विलोमता। चित्र बना लेते हैं। इसी तरीके से घाटी समीर भी आएगी, इसी तरीके से इसमें घाटी समीर भी लिख सकते हैं हम। उसमें भी आप इसी तरीके से लिखते, देखिए दिन के समय पर्वतीय क्षेत्र अधिक तापमान प्राप्त करने के कारण अधिक गर्म हो जाते हैं, अधिक गर्म हो जाते हैं। इस स्थिति में
इस स्थिति में घाटी में कम तापमान पाया जाता है। इस स्थिति में घाटी में क्या पाया जाता है? कम तापमान पाया जाता है। अर्थात घाटी क्षेत्र में, घाटी तो जानते हैं ना, ये पर्वत है, तो पर्वत के बीच में ये वाला जो क्षेत्र आता है इसको कहते हैं घाटी, निचला क्षेत्र। घाटी क्षेत्र में वायु दाब अधिक और पर्वतीय क्षेत्र में वायु दाब कम पाया जाता है। वायु दाब कम पाया जाता है। इस स्थिति में पवनें घाटी से, इस स्थिति से पवनें, अब चूंकि कहाँ से चलेगी पवन भाई? घाटी से ऊपर की तरफ जाएगी ना। देखिए, दिन के समय पर्वतीय क्षेत्र में अधिक तापमान पाया जाता है, जिससे वहाँ वायु दाब कम हो जाता है। नीचे क्या होता है? वायु दाब अधिक हो जाता है, यानी कि वहाँ पे कम तापमान पाया जाता है, तो पवनें ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, इस स्थिति में पवनें घाटी से पर्वतीय क्षेत्र की ओर चलती है, जिसे केटाबेटिक पवनें के नाम से जाना जाता है। केटाबेटिक पवनों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? केटाबेटिक पवनों के नाम से जिसको जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अंदर का तापमान कम है, नीचे का तापमान कम है, और वो पवनें ऊपर उठती है तो गर्म हो जाती है, और वो गर्म पवनें ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि ऊपर का तापमान कम करने के बजाय क्या कर देगी? गर्म कर देगी। तो ऐसी पवनों को, ये इसको भी क्या कहते हैं? तापमान की विलोमता कहते हैं। इसको भी आप लिख लीजिए, उतार लीजिए फटाफट से, फिर हम इसके चित्र के माध्यम से समझेंगे एनाबेटिक और केटाबेटिक पवनें किसके कहते हैं। एनाबेटिक और केटाबेटिक का कॉन्सेप्ट भी अभी समझ में आ जाएगा हमारे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब ये देखिए, ये हमने कोई पर्वत बना दिया है और ये बना दी है घाटी, और फिर इधर पर्वत। ठीक है, दिख रहा है ना इधर? चलो अब देखिए, यहां हो रहा है रात, सर्दी की रात, रात का मौसम है। अब ये पर्वतीय क्षेत्र कैसा हो गया? ठंडा। यहाँ घाटी में कैसा है? गर्म तापमान। ठीक है, इसकी तुलना में गर्म, तो यहाँ दाब अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाब अधिक, और यहाँ दाब, कौन सा दाब? वायु दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो पवनें किधर से किधर चलेगी? इस तरीके से चलेगी, नीचे से ऊपर की तरफ पवनें चला करें। नहीं, यहाँ रात हो रही है ना भाई, उल्टा हो गया मामला।
यहाँ पे क्या है, उल्टा हो गया सिस्टम। यहाँ पे सर्दी की रात है यानी कि ठंडा है, तो यहाँ पे वायु दाब अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायु दाब यहाँ पर अधिक हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि तापमान अधिक रहेगा उसकी तुलना में यहाँ पे तापमान कैसा रहेगा? अधिक रहेगा। तो वायु दाब यहाँ पे अधिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वायु दाब कम हो जाएगा। अब यहाँ पे वायु दाब कम हो गया तो सिंपल क्या है, अधिक वायु दाब के क्षेत्र से कम वायु दाब की ओर पवनें चला करेगी। अब ये ठंडी पवन है, तो ठंडी पवन जब नीचे आएगी तो नीचे का तापमान भी क्या कर देगी? ठंडा। जबकि सामान्यतः क्या होता है, ऊपर का तापमान होता है ठंडा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तापमान घट रहा है, इसलिए इसको तापमान की विलोमता कहा जाता है। ठीक है, इस पवन को तापमान की विलोमता वाली पवन कहा जाता है। ठीक है, वैसे इस पवन का नाम क्या है? एनाबेटिक पवन। एनाबेटिक पवन, और ये तापमान की विलोमता है। क्या है? ये तापमान की विलोमता को प्रदर्शित कर रही है। अब इसके विपरीत यहाँ पर मान लीजिए दिन हो रहा है। क्या हो रहा है? दिन, सूर्य है यहाँ पर, तो यहाँ का तापमान अधिक हो जाएगा, तापमान अधिक, और वायु दाब कम, तो घाटी समीर चलेगी। घाटी से, ये पर्वतीय समीर है। ठीक है, पर्वत से चलने वाली पर्वतीय समीर है, ये घाटी समीर हो जाएगी। यहाँ पर तापमान कम रह जाएगा। इसकी तुलना की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, ये दिन का मौसम है, ये रात का मौसम है। यहाँ पे तापमान कम तो वायु दाब अधिक हो जाएगा। ठीक है, वायु दाब अधिक हो जाएगा। तो पवनें किधर से चलेगी? इधर से इधर की तरफ चलेगी। इन चलने वाली पवनों को क्या कहेंगे? इन चलने वाली पवनों को कहेंगे केटाबेटिक पवन। केटाबेटिक पवन याद रख लेना। जो घाटी समीर होती है उनको केटाबेटिक पवनों के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरी होती है पवनें उनको क्या कहा जाता है? एनाबेटिक पवनों के नाम से उनको जाना जाता है। सिंपल मेथड है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलेंगे आपसे कल, और बाकी बचे हुए दोनों प्रकारों को भी हम पढ़ लेंगे कल की क्लास में। आज मुझे दीजिए इजाज़त, और आप खुश रहिए। नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।